अगर देखेंगे हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आंखें घुमा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी आंखें घूम के कहीं पीछे तो नहीं चली जा रही है, नहीं जा रही ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आकाश। आकाश नीला होता है, बिना बिना आकाश है काला होता है। ठीक है, आपको कितना दूर रख के देख लूं वो मुझे दिख रहा है, ये मेरा फार पॉइंट है। विजुअल मायोपिया, इसका काम होता है लाइट को स्प्लिट करा देना। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे सारथी एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड, तो इसका मीन्स है कि इसे ह्यूमन आई क्या है, इसके अंदर के स्ट्रक्चर ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, क्या फिनोमिना होते हैं, इमेज कैसे हमारे रेटिना पर बनती है, कैसे माइंड तक उसका मैसेज जाता है, ये सारी चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे। और फिर इसी के यहाँ पर जो हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, जैसे कि रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, ये सारे कलर सब लोग विजन कहाँ से कर रहे होते हैं? आंखों से ही तो कर रहे होते हैं, आई से ही तो कर रहे थे। तो बेसिकली एक ह्यूमन आई का मतलब हो जाता है एक हमारे बॉडी का एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है, एक बहुत ही अच्छी हिंदी में जिसे बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय है, जिसके बिना एक लाइफ एज अ नील, ब्लैक एंड व्हाइट, डल, आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग रूटीन सुबह से उठ के लेकर के शाम तक सारी वस्तुओं को, सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनके मोशन को फील करते हैं, सारे जो आइडियाज आते हैं हम लोग, जो पिक्चर्स आती है सब लोग देखते हैं तो आंखों से ही ना। तो उन आंखों के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, किसका क्या फंक्शन है, कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, वो सारे हम लोग आज कवर करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ह्यूमन आई, ये जैसे एक आई का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो देखते हैं केवल हम लोग को बस इतना दिखता है कि ये आई बॉल है, ये हमारा लेंस है, यहाँ से लाइट इंटर करती होगी, अंदर कुछ ना कुछ होता होगा। तो क्या होता है, इसी चीज को आज हम लोग फिल्ट्राइजेशन बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि सारे पार्ट्स आपको दिखे हैं, आईलिड, पिपल, आइरिस वगैरह लिखा हुआ है, ये सारे पार्ट्स हमारे होते हैं। तो ह्यूमन आई है क्या? एक तरह से देख सकते हैं कि ये ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन दैट हेल्प टू सी। और ये सेंस ऑर्गन हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? पहले तो उसका एक पोजीशन देखते हैं, तो लोकेटेड इन आईज, आपके सर के इन स्कैल्स, यानी कि जो आपकी खोपड़ी होती है, आपका सर जो होता है, उस सर में यहाँ पर जो एक पीसेस होता है, जो डायाफ्राम होता है, यहाँ पर आपकी आई बॉल स्टेबल होती है, लोकेट की जाती है। फिर डायामीटर ऑफ आई बॉल होती कितनी बड़ी है? तो डायामीटर यानी कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक की अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो यही तो डायामीटर आता है। आपको दिखता भले ही ऐसे, लेकिन अंदर से ये स्फेरिकल होगा, बॉल की तरह होगा, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं आई बॉल। ठीक है, अब आई बॉल का डायामीटर होगा, तो ये डायामीटर है वो हम लोग कितना ले रहे हैं? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एप्रोक्सी डायामीटर होता है, मोस्टली ह्यूमन में इतना ही होता है। स्पेशल केसेस में, किसी एजेप्शंस में जाकर के ये कम ज्यादा भी हो सकता है, अलग की बात है, लेकिन जो एप्रोक्सी वैल्यू ली जाती है वो आपकी इतनी है, कॉमन वैल्यू इतनी ली जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये ह्यूमन है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा ऑर्गन्स है जो आपकी बॉडी तो ग्रोथ होगी, लेकिन इस ऑर्गन्स में कोई ग्रोथ नहीं होती है। एक न्यू बॉर्न बेबी की जितनी आयुष होती है उतनी ही आपकी 60-65 साल में भी उतनी ही रहेगी। आई मीन हमारी बॉडी तो ग्रोथ कर रही है, हमारे हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है, लेकिन आई बॉल, आई पे, ह्यूमन आई पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसका डायामीटर 2.3 अगर जन्म के टाइम पर है, न्यूबॉर्न बेबी पर है, तो डेथ टाइम तक आपका ह्यूमन का जो आई बॉल का डायामीटर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। अब थर्ड स्लाइड में देखिए क्या, जैसे कि कॉर्निया लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इट इज अ आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट, इट provides most of the रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो कॉर्निया का वर्क है, जो कॉर्निया का जो वर्क है वो क्या करता है आपका? ये सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है,
और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको। अगर ये नहीं होगा तो आपके पास ज्यादा लाइट आ जाएगी तो आपकी आंखें नहीं कहते जैसे चौंधिया नहीं, या ज्यादा लाइट पड़ती है हम लोग सन को नहीं देख पाते तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, तो इस चीज से हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है। आई लेंस देखो, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ द फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल। ये बना किसका होता है, ये फाइबर्स का बना होता है, जेली लाइक मटेरियल्स होता है। जेली लाइक मटेरियल्स जानते हैं, स्पंजी टाइप का थोड़ा सा होता है, ठीक है। फिर प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ठीक है। ये क्या करता है, जो रेटिना पे बनने वाली इमेज है उस इमेज को फोकस करता है कि वो इमेज हमारी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी और कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे रखा होगा, लेकिन जो रेटिना पर ऑब्जेक्ट बनना होगा वो हमारा ऐसे बनना होगा, उल्टा, ठीक है। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि अगर आप मेरे सामने ऐसे खड़े हैं तो आपका जो इमेज मेरी आंखों में बन रही होगी, रेटिना पे आंखों में इमेज बन रही होगी, वो इन्वर्टेड इमेज होगी। डन। इसके बाद आइरिस, तो ये इट इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। इस आइरिस का काम क्या होता है, ये आपके जो मसल्स के डायाफ्राम है इसको कंट्रोल करता है, इसकी साइज को कंट्रोल करता है, इसकी साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। डायाफ्राम जानते हैं जहां पर चीजों को होल्ड किया जाता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। और डायाफ्राम पे जो मसल्स डेवलप हो रही होती है, इस मसल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आइरिस का होता है। आइरिस यानी कि आपके पास जो ये इंडिकेट की हुई है। फिर पिपल की बात करते हैं, तो पिपल इज क्या है, इट इज द विंडो ऑफ द आई, इट इज द विंडो ऑफ द आई। विंडो वर्ड क्यों यूज किया गया है, विंडो वर्ड का यूज किया है कि जो भी लाइट आपकी आंखों में इंसिडेंट हो रही होगी, इंटर हो रही होगी, वो कहां से इंटर हो रही होगी, इसी पिपल से इंटर हो रही होगी, इसी पिपल से इंटर होगी। आपकी आंखों के अंदर ये जो आपने ये जो स्पॉट्स दिख रहा है, यहां से ही लाइट अंदर इंटर होगी, और इसकी एक स्पेशल क्वालिटी भी होती है, वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। फिर सेंट्रल अपर्चर इन द, फिर क्या लिखा हुआ है, रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई। और इसका काम क्या होता है, एक लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, आई मीन जितनी नीड होती है उतनी लाइट को अंदर आने देता है, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके क्या कर देता है, बाहर कर देता है। अब इसकी विशेषता होती है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि देखेंगे जैसे आप डार्क में जाएंगे, डार्क का मतलब लाइट, जहां लाइट नहीं होगी, ठीक है, वहां पे आपकी जो साइज ऑफ पिपल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आप लाइट में जाएंगे, जहां ज्यादा लाइट होगी, जहां ज्यादा ब्राइटनेस होगी, तो ये अपने आप को कंसिस्ट कर लेगा, तो ये अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहा है, श्रिंक भी कर रहा है, आई मीन कंट्रोल कर रहा है लाइट अमाउंट ऑफ एंटरिंग लाइट को। समझ में आया, ठीक है। इसके आगे के पार्ट्स देखते हैं। अब सिलियरी मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। सिलियरी मसल्स क्या होती है, तो सिलियरी मसल्स मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सिलियरी मसल्स का जो वर्क होता है वो आंखों के मूवमेंट को कंसिस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे हम लोग अपनी एकोमोडेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। एकोमोडेशन पावर क्या होती है, इस बात को मैं 4-5 बार बोल चुका हूं, अभी आगे डिफाइन करता हूं। देखिए सिलियरी मसल्स, ठीक है, दे होल्ड द लेंस इन position and help the modifying the curvature of lens, यानी कि ये आपके लेंस को, किसके, आई लेंस को, ये जो आपका आई लेंस है इसको होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखने का मतलब समझ रहे हैं, अगर देखेंगे हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आंखें घुमा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी आंखें घूम के कहीं पीछे तो नहीं चली जा रही है, नहीं जा रही ना। जैसे बार्बी डॉल वगैरह आपने देखा होगा, जो डॉल आती हैं, अगर हम लोग उनको ऐसे लेटा देते हैं तो उनकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, फिर ऐसे खड़ा करने पे फिर अब खुल जाती है। लेकिन जो सेंटर में आई लेंस, तो वो सेंटर पे ही रहता है ना, तो ये जो आंखों का मूवमेंट हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो मूवमेंट आपकी कर रही है सिलियरी मसल्स, क्योंकि इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये घूम जाती है, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, फिर अपने आप को स्टेबल सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये वर्क किसका होता है, सिलियरी मसल्स का होता है, जो हमारे चारों ओर से आई बॉल को, आई लेंस को होल्ड किए रहती हैं। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रेटिना पे ही आपकी क्या बनती है,
इमेज बनती, इमेज कहाँ बनती, रेटिना पर। तो रेटिना का पार्ट देख रहे हैं, ये जितना येलो पार्ट आपका दिख रहा है, ये पूरा येलो पार्ट, यही आपका क्या है, यही आपका रेटिना है। ये देखिए, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपका रेटिना है। आपकी जो भी इमेज बन रही होगी यहीं पर बन रही होगी। अभी आपको बताया है कि आंखों पे, यानी कि आई, ह्यूमन आई पे, ह्यूमन आई क्या कोई भी आई हो, ठीक है, उस पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। तो रेटिना का काम क्या है, रेटिना इज अ फॉर्म ऑफ स्क्रीन, एक तरह से स्क्रीन का वर्क कराती है, जहां पर हम लोग इमेज को डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इट इज अ डेडिकेटेड मेम्ब्रेन्स हैविंग नंबर ऑफ लाइट द सेंसिटिव सेल्स। यहां पर ही हमारी आंखों पर, यानी कि रेटिना पर बनने वाली इमेज कंसिस्ट होती है आकर के। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, तो पहले तो समझते हैं ऑप्टिकल नर्व का सीधा सा काम होता है मैसेजिंग का। मैसेजिंग का मतलब समझ रहे हैं कि रेटिना पे बनने वाली इन्वर्टेड एंड रियल इमेज की इंफॉर्मेशन आपके माइंड को दे पाए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ये ऑप्टिकल नर्व आपके माइंड को मैसेज देगी। और ये मैसेज देती कैसा है पता है आपको, ये ऑप्टिकल सॉरी रेटिना पर जो इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ये मैसेज को फिर से इन्वर्टेड भेजती है। आई मीन मेरे सामने अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है जिसकी निप ऊपर को है, तो रेटिना पर, हमारे आंखों पर जो इसकी इमेज बन रही होगी, वो इमेज ऐसे बन रही होगी, ऐसे कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, रियल है। लेकिन जो ऑप्टिकल नर्व जो कि रेटिना से जुड़ी होती है, और ये कहां जुड़ी होती है, माइंड पे, ठीक है, माइंड पे जुड़ी होती है। तो रेटिना से जो भी मैसेज आता है इमेज का, जो कि ऑब्जेक्ट का उल्टा बन रहा होता है, इस मैसेज को वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू माइंड पर फिर से उल्टा भेजता है। तो अब ऐसे, तो माइंड हमारा इसको कैसे रीड करता है, इरेक्ट, सीधा रीड करता है। आई मीन इमेज ऐसे रखी है, रेटिना पर इमेज ऐसे बनी, इस मैसेज को यानी कि उल्टा बना, अब ये मैसेज फिर से उल्टा कर दिया जाएगा, तो ये फिर से सीधा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चीजों को देखते तो सीधा है, जैसा रखा है वैसा ही देखते हैं, लेकिन बनता कैसा है, उल्टा, और उस उल्टे मैसेज को उल्टा कर दिया जाता है तो फिर सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, ये ऑप्टिकल नर्व का काम होता है। ऑप्टिकल नर्व का सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम, वो काम है रेटिना पे बनने वाली इमेजेस का मैसेज आपके माइंड को दे देना। तो ट्रांसमिटेड वर्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन, यानी कि रेटिना पे बनने वाली इमेज की इंफॉर्मेशन कहां पहुंचा देना, ब्रेन पे पहुंचा देना। ब्लाइंड स्पॉट, देखिए हमारे आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है और एक येलो स्पॉट भी होता है। येलो स्पॉट को ही हम लोग रेटिना बोल देते हैं जाकर के, और रेटिना पे बनने वाली जो इमेज होती है वो बहुत ही नीट और क्लीन होती है। अब ब्लाइंड स्पॉट को समझते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो आप देख ही रहे, नाम है इसका ब्लाइंड, ठीक है। तो द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक्स नर्व लीव द आई, यानी कि इस जगह पर बनने वाली इमेज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। इसका काम होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, आंखों के अंदर जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, खत्म कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं हमारे आंखों में जो एक लिक्विड सा होता है, लिक्विड, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक तरह का ये लिक्विड होता है, ठीक है। और ये लिक्विड काम क्या करता है, इसका काम ये है, जैसे कि पता है हम लोग की आंखें बार बार ऐसे ब्लिंक हो रही होती हैं, अगर ये ब्लिंक हो रही है, इस पर अगर ये नहीं होगा तो इस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, इस पे आईलेंस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो ये हमारे आईलेंस को प्रोटेक्ट करने का भी एक तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी मिरर वगैरह है या आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, टेम्पर्ड को अगर बार बार ऐसे यूज करते रहते तो उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एक लिक्विड फॉर्म की
फिल्म चढ़ा दी जाए, फिल्म का मतलब है कोई कोडिंग कर दी जाए, फिर उसको आसानी से स्मूथली स्लीप करा सकते हैं विदाउट स्क्रैच के, तो वही काम आपका यहाँ पर कर रहा होगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए होता कहाँ है पहले तो ये समझ लेते हैं। जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस, वो आपका कॉर्निया यानी कि कॉर्निया और कॉर्निया एंड आई लेंस कह सकते हैं ये, तो कॉर्निया ये हो गई और आई लेंस ये हो गया। तो यहाँ पर एक हल्का 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 एक लिक्विड भरा होगा, उसी लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ स्पेस फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर विद द हेल्प द रिफ्लेक्शन लाइट टू बी फोकस ऑन रेटिना एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ टू आईज, यानी कि आंखों को एक तरह से ये न्यूट्रिशंस एनर्जी भी प्रोवाइड करता रहता है। और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है जो हमारी रेटिना पर बनने वाली इमेज है उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे से कराया जा सके। ठीक है, हाँ एक चीज और मैंने बताई थी, इसका जो RI होता है ध्यान रखिएगा, RI का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.336 होता है, जस्ट लाइक एस वाटर। वाटर का कितना होता है, वाटर का कितना हो जाता है, लेकिन इसका 1.336 हो जाता है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, वेट्रियस ह्यूमर। ये क्या है, स्पेस यानी कि फील्ड होता है कहां पर, बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अ लिक्विड इज कॉल्ड वेट्रियस ह्यूमर। इसका भी काम एज लाइक वैसे ही होता है। आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर कोई चीज बनी है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे कोई आपकी मशीन होती है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी बनता है तो कोई ना कोई उसमें भी प्रॉब्लम आती है। भैया जब प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई रीजन होता है, और उस रीजन को अगर हम लोग रिपेयर कर दें, प्रिवेंट कर दें, सही कर दें, तो वो चीज हमारी फिर से वैसे ही वर्क करने लगती है। तो ऐसे ही ये आईज, ह्यूमन आईज जो गॉड मेड है, ठीक है, नेचुरल है, मैनमेड तो है नहीं। ठीक है, मैनमेड है क्या, गलत बात, मैनमेड नहीं, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड का मतलब ये हम लोग ऐसा नहीं किसी स्टोर पे जाके खरीदे। अगर कोई चीज बनी है तो इसमें भी प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर ये आंख है, आंख का काम है ऑब्जेक्ट को देखना, अगर हम लोग उन्हीं ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं तो यही हमारी प्रॉब्लम है, यही हमारी डिसीज है, यही हमारे डिफेक्ट्स है। अब अगर ये डिफेक्ट है तो इनका कोई ना कोई रीजन होगा, हो सकता है बहुत सारे रीजन हो। अगर बहुत सारे रीजन होंगे तो हर उस रीजन को हम लोग अलग अलग डिसीज का नाम दे सकते हैं। सपोज दैट जैसे मान लो फीवर ही आता है तो फीवर के भी टाइप्स होते हैं, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह के। तो ऐसे हमारे पास भी अगर आंखों में अगर कोई डिफेक्ट आ रहे हैं और हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं तो इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला मायोपिया जिसे नियर साइटनेस कहते हैं, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया जिसे लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, तीसरा प्रेसबायोपिया, ठीक है, चौथा कलर ब्लाइंडनेस, पांचवा ऑक्स्टिनिज्म। ठीक है, ये भी होता है। ये क्या होते हैं फिलहाल आपको इतना नहीं पढ़ना है, केवल आपको बेसिकली 3 आने हैं, मायोपिया यानी कि नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस और प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया में दोनों डिजीज को मिला करके ये डिजीज होती है। कैसे क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए हमारे आंखों का एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है। अब ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होते हैं, तो पहले जानते हैं कि जो हमारी हेल्दी आईज होती है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। इससे बहुत ही अच्छी जगह नोट करिए क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं
व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ द हेल्दी आई, तो आप तुरंत बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है तो फार पॉइंट क्या होगा, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। तो नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछ दी जाए कि ह्यूमन आई की रेंज क्या होती है, विजन रेंज क्या होती है, तो विजन रेंज होती है 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये चीजें होती क्या है, ये बारे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने बना रखा हुआ है फार पॉइंट ऑफ आइज, तो फार पॉइंट, फार का मतलब होता है दूर, दूर का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, कितना ज्यादा दूर देख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं जैसे कि लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी द क्लियरली, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जितनी दूर तक आप देख सकते हैं वही आपका फार पॉइंट है। तो फार पॉइंट का मतलब ये है मैक्सिमम डिस्टेंस टू सी द क्लियरली, मतलब दूर कितना ज्यादा से ज्यादा दूर तक देख सकते हैं वही हमारा क्या है, फार पॉइंट। और फार पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। इसके बाद नियर पॉइंट की बात करते हैं, तो नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि पास से पास वस्तुओं को, हम लोग पास से पास ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस टू विच एंड द ऑब्जेक्ट कैन बी सी द मोस्ट डिस्टिंक्ट विद द एनी स्ट्रेंथ, यानी कि एनी स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हो। अगर मैं कोई एक बुक ले लेता हूं, ऐसे कोई भी एक बुक ले लूं और इस बुक को दूर तक रख दिया जाए, इसमें लिखा क्या है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बुक को कितना दूर रख के देख लूं वो मुझे दिख रहा है, ये मेरा फार पॉइंट है। अब नियर पॉइंट इज मायोपिया, मायोपिया 25 सेंटीमीटर। अगर हम इस बुक को 25 सेंटीमीटर पे ऐसे रख के पढ़ रहे हैं बिना किसी स्ट्रेच के, तब तो ठीक है, ये हमारा नियर पॉइंट है। लेकिन जैसे ही बुक को पास लाएंगे, अब हमारे आंखों में स्ट्रेस डेवलप हो चुका होगा, जनरेट हो चुका होगा और हम चीजों को क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे। हम अब किसी पूरी बुक को फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इससे हमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और इमेज ब्लर होती जा रही है। आई मीन 25 सेंटीमीटर पर जब तक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, जब तक ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिख रहा होगा विदाउट स्ट्रेस। अगर इसके पास रखते हैं 25 से 20 पे ले आते हैं, 15 सेंटीमीटर पर ले आते हैं, तो देख तो लेंगे लेकिन स्ट्रेस यानी कि आंखों में तनाव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रिलैक्स पोजीशन पर, सिलियरी मसल्स पर कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, केवल आप नॉर्मल तरह से देख पाए, वो क्या है 25 सेंटीमीटर पर नियर पॉइंट, जिसको अच्छे से समझने का मतलब है कि हम लोग दूर देख, जितना ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं वो फार पॉइंट होगा जो इनफाइनाइट होगा, और जितना पास से पास देख सकते हैं बिना स्ट्रेस के वो हमारा नियर पॉइंट होगा। तो नियर पॉइंट 25, फार पॉइंट इनफाइनाइट। ठीक है, फार पॉइंट इनफाइनाइट एकदम क्लियर दिख रहा है, नियर पॉइंट कितना है ये 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पॉइंट हम लोगों ने दे लिया है इनफाइनाइट, और ये पॉइंट हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट को हम यहां पर रखना स्टार्ट कर देंगे तो ये हमें अब क्लियर नहीं दिखेगा, यहां रख देंगे और क्लियर नहीं दिखेगा, आई मीन ब्लर होता जाएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां तक तो क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं एकोमोडेशन पावर की। तो एकोमोडेशन पावर अभी तक जैसे हम आपको बता रहे हैं, एकोमोडेशन पावर का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि किसी चीज को हम लोग पर्टिकुलर फोकस करके देखना। ठीक है, तो उसे हम लोग उसी पावर को अरेंज करने का, उसी फोकस को अरेंज करने की जो प्रोसेस हुई है, एक एकोमोडेशन पावर होता है। किसी चीज को हम लोग कितना दूर के और क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये है क्या, एकोमोडेशन पावर आता है ह्यूमन आई। तो जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है, द प्रोसेस विच by certain muscles का मतलब हम लोग यहाँ पे सिलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं, function to change the focal length of the eye, change the focal length of the eye so that the image is clearly formed that to retina is called accommodation power। यानी कि हम लोग किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने के लिए हमारी आंखों में जो लेंसेस हैं उसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी चीज की वीडियो बना रहे हो और किसी वीडियो पे किसी पर्टिकुलर चीज को फोकस करना है तो आप उसको घूर के देखते चले जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं,
जैसे कि अभी आपको ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, और फोकस करिए, इस बोर्ड में केवल येलो कलर वाली लाइंस दिख रही होंगी, और अपनी आंखों को फोकस करिए, और फोकस करिए, कैमरामैन थोड़ा सा जूम करिए, फोकस कराइए बच्चों को, और फोकस करिए। अब आपको केवल आई दिख रहा होगा, और फोकस करेंगे तो आपको वाई दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई? ऐसे ही पहले हम लोग को क्या दिख रहा था, पूरा बोर्ड दिख रहा था, फिर येलो कलर दिखा, फिर आईज दिखा, आईज का फिर वाई दिखा। तो हमारी आंखें क्या कर रही हैं, इस चीज को फोकस करती जा रही है, इस चीज को फोकस करती जा रही है। फोकस करने पे आपकी आंखों के बीच में अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया होगा, जो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन आंख अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसी पावर को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल स्क्रीन पे आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है रेंज। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेंज ऑफ ह्यूमन आई विजन कितना होता है, 25 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये होता है नियर पॉइंट, ये होता है फार पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। चेंज किया जाए। अब यहां पर आया है टू सी ऑब्जेक्ट केस फर्स्ट, टू सी ऑब्जेक्ट केस सेकेंड। पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए, अरे वाह, डिजिटल है। फिलहाल ध्यान देखते हैं, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड आई लेंस, थिन फोकस लेंथ इंक्रीज। इस चीज को फिर से समझते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को क्लियर कब देख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के भी दो केसेस हैं, सिलियरी मसल रिलैक्स्ड आईज लेंस, थिन द फोकल लेंथ इंक्रीज। यानी कि जब हम लोग किसी चीज को नॉर्मल देख रहे हो, नॉर्मल देख करके भी थोड़ा सा दूर रहे हो, और हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं उसमें जरा से भी टेंशन जनरेट, स्ट्रेस जनरेट ना हुई हो, ठीक है, उसको। दूसरा क्या है, सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट द आईलेंस थिक, द फोकल लेंथ इज डिक्रीज। और जैसे जैसे हम लोग उसको घूर के देखने लगते हैं, और घूर के देखने लगते हैं, तो फोकस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमें फिर वो चीज दिख रही होती है, उसके बगल की चीजें ब्लर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी क्लियर देखने की। इसके बाद की बात करते हैं। फिर लिखा हुआ है हाउ अवर आईज फोकस, हमारी आईज फोकस कैसे करती है। देखिए फार पॉइंट हो गया, ये आपका नियर पॉइंट हो गया। ठीक है, जब हम लोग दूर का देख रहे होते हैं तो हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे को अरेंजमेंट करती है। ठीक है, तो ऐसे समय पर हमारे जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स हैं, उसमें थोड़ा सा तनाव जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। लेकिन जब हम लोग नियर पॉइंट पर देख रहे होते हैं, रिलैक्स होकर देख रहे होते हैं, बहुत ही आराम से देख रहे होते हैं, हमारी आंखों में जरा सा भी स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, दूर देखने पर थोड़ा सा तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, और पास देखने पर नहीं आता है। अब बात करते हैं डिसीज की। जब ये चीजें ना हो तब इसमें क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। डिसीज का पहला इस चीज को समझते हैं पहले। माइओपिया को हम लोग एक तरह से नियर साइडनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या, नियर साइडनेस। नियर वर्ड का मतलब हो जाता है पास, पास कह दो या निकट कह दो। ठीक है, माइओपिया। तो यहां पर समझिएगा चीजें क्या है। तो माइओपिया में हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। I mean we have see the clear in a nearly object but cannot see the far object is clear। जब हमें पास के ऑब्जेक्ट साफ दिख रहे हो और दूर के ऑब्जेक्ट साफ ना दिख रहे हो, साफ ना दिखने का मतलब ब्लर दिख रहे हो, वो हमारी डिजीज है माइओपिया।
तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में फिर से देखिएगा, मायोपिया पास के ऑब्जेक्ट को, नियरली ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाता है, और जो फार ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, वो क्लियर नहीं दिखते। ये क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका रीजन क्या होता है, और इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, वो भी देखेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, तो मायोपिया को नियर साइटनेस बोलते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आ मायोपिया पर्सन कैन सी द नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी पास का ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख जाते, जैसा कि मैंने बताया था। फिर आपको लिखा हुआ है, इसमें ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इमेज इज फाउंड इन अ फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि ऐसी कंडीशन पर, मायोपिया कंडीशन पर आपकी जो इमेज होती है वो रेटिना पर नहीं बनती है, बल्कि रेटिना के पहले, रेटिना के सामने बनने लगती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी नॉर्मल विजन है, जहां पर इमेज देखिए हमारी रेटिना पर बन रही है, लेकिन जब हमें मायोपिया हो जाएगी, तो मायोपिया हो जाने पर जो इमेज हमारी यहाँ बननी चाहिए थी, वो यहाँ ना बन के यहाँ बन रही है, कहाँ पे, पास में बन रही है। कहाँ पे बन रही है, पास में बन रही है, यानी कि फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही बनने लगती है। ठीक है, तो इसमें कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस आपके सामने लिखे हुए हैं। स्ट्रेस आ जाता है आई बॉल पे, तनाव आ जाता है, जिसके कारण आपका जो नियर पॉइंट होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं इसमें। तो इसका मेन कॉजेस क्या है, मेन पॉइंट क्या रहेगा कि इस पे रेटिना पर ऑब्जेक्ट ना बन करके इसके फ्रंट पे बनने लगते हैं। ठीक है, अब अगर आ चुका है भैया तो इसको सही भी करना होगा, यानी इसको प्रिवेंट भी करना होगा। इसमें क्या चीज हम लोग लगाएंगे तो चीज सही हो जाएगी, उसके लिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा हाइड हो गया है, बाकी आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन पे लिख करके पीडीएफ फॉर्म पे ले सकते हैं। फिलहाल इसको सही कैसे करते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं, देखिए इसके सामने अभी हम लोग को अभी नहीं बन रही, देखिए इमेज हमारी कहाँ बन रही है, रेटिना के पहले बन रही है। ये हमारी कैंडल सीधी रखी हुई है, लेकिन इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन रियल बन रही होगी, लेकिन रेटिना पे नहीं बन रही होगी, रेटिना के पहले बन रही होगी। तो इसके लिए अगर हम इस पे कॉन्केव लेंस लगा दिया जाए, यानी कि आपको यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस का, यहाँ पे अगर आपको एक कॉन्केव लेंस लगा दिया जाए, तो जो इमेज यहाँ बन रही है वो इमेज यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे शिफ्ट होगी वो भी आपको दिखाते हैं, इसमें हमें पता चल गया कि हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है। सही लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस लगा देंगे, उसका करेक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ करके यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगा दिया, तो जो इमेज आपकी अभी यहाँ पे बन रही थी वो इमेज को हम लोगों ने कहाँ पे, रेटिना पे शिफ्ट करा दिया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने मायोपिया देख चुकी है, मायोपिया के बाद हम लोग हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटनेस देखेंगे। तो लॉन्ग साइटनेस क्या होती है वो देखते हैं। लॉन्ग साइटनेस, जैसे कि अभी स्ट्रक्चर बता रखा हुआ है कि लॉन्ग साइटनेस हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे कि मायोपिया में होता है, मायोपिया का जस्ट उल्टा होता है। मायोपिया में क्या हो रहा था, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पहले ही पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहे थे, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहे थे। यहाँ मायोपिया में जस्ट अगेंस्ट होगा इसका, यहाँ पे हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख रहे होंगे, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे होंगे तो समझे ना, पास की चीजें आपको साफ नहीं दिखेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। इस टॉपिक का नाम है प्रिस्मेट्रोपिया या सॉरी हाइपरमेट्रोपिया। क्या टॉपिक का नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, देखिए अ पर्सन कैन सी अ ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जो फार के ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप क्लियर देख सकते हैं। अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, दूर की चीजें जो होंगी वो तो आपको क्लियर दिख रही होंगी, पास की चीजें क्लियर नहीं दिख रही होंगी। क्यों, क्योंकि मायोपिया में जो इमेज बन रही थी वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी, बट यहाँ पर जो इमेज होगी वो बिहाइंड द रेटिना जाएगी, रेटिना के पीछे बन रही होगी, जिस कारण हमें पास की चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमारा जो इमेज की पोजीशन है वो शिफ्ट हो चुकी है, थोड़ा सा दूर हो चुकी है, इसलिए पास की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन हमें दूर की चीजें क्लियर दिखेंगी।
सब कुछ आपके सामने है। ये नॉर्मल आइज का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जहां पर एक लाइट आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग रेटिना पर बना रहे हैं, क्लियरली बनना है। लेकिन जब आपको इफेक्टेड हो जाते हैं, इफेक्टेड किससे हो जाते हैं? प्रेसमायोपिया से हो जाते हैं, फिर सॉरी हाइपरमेट्रोपिया से हो जाते हैं। किससे? हाइपरमेट्रोपिया से हो जाते हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट जो आपकी यहाँ पे बन रही होती है शिफ्ट होकर के पीछे चली जाती है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव अवे, यानी कि पीछे की ओर मूव हो जाता है, दूर हो जाता है। इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, और इससे इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे चली जाती है। यही इसके कॉजेस हैं। कॉजेस के बाद हम लोग इस पे आगे चल के देखेंगे जाकर के करेक्शन। तो करेक्शन के लिए हमें पता है कि ये करेक्शन हम लोगों ने देख रखा है, इसमें हम लोग किसी कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे होंगे। कॉन्वेक्स लेंस का जब हम लोग यूज कर रहे होंगे, जैसा कि देख रहे हैं ये लिखा हुआ है करेक्शन के लिए एक डायग्राम बना रखा है कि जो इमेज अभी तक जब तक लेंस हमारे पास नहीं था ये पीछे बन रही थी, जब तक लेंस नहीं लगाया हुआ था तब तक पीछे बन रही थी। जैसा कि इसकी पिछली वाली स्लाइड पे हम लोग देख सकते हैं कि जब तक हम लोगों ने लेंस नहीं लगाया हुआ है जब तक इमेज हमारी कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, ये पीछे में जा रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये देखिए लेंस करके आपके सामने लेंस जैसे ही लगता है इमेज जो हमारी बिहाइंड द रेटिना थी अब कहाँ पे आ गई? ऑन द रेटिना आ गई, रेटिना में आ गई और हमें चीजें क्लियर दिखने लगी होंगी। करेक्शन के लिए हम लोगों ने साफ साफ यूज किया हुआ है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ टॉपिक थे जैसे प्रेसबायोपिया, कलरलेस ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था, ऑस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताया था। तो ये डिजीज हमारी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है ड्यू टू बोर्ड्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी कवर तो करना ही है, नॉलेज तो रखनी है। तो देख लेते हैं ये सब होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया की बात कर रहे हैं। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है? प्रेसबायोपिया में हमें दोनों डिसीज एक साथ हो जाए। दोनों डिसीज एक साथ होने का मतलब समझ रहे हैं? दोनों डिसीज एक साथ होने का मतलब हो जाता है ना तो आपको दूर की चीजें क्लियर दिखेंगी, ना ही ज्यादा पास की चीजें क्लियर दिखेंगी। यानी कि I cannot see the near object clearly and also cannot see the far object, यानी कि ना तो पास का देख सकते हैं हम लोग, दूर का देख सकते हैं, ना ही पास का देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आप कौन सा प्रिवेंट करेंगे, कौन सा करेक्शन करेंगे? तो इसके लिए आपको बाईफोकस लेंसेज का यूज करना होता है। कैसा? बाईफोकस यूज करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, दादा टाइप के लोग जो होते हैं, वो लोग एक चश्मा लगाते हैं। ठीक है, तो उनका चश्मा देखिएगा कुछ ऐसे करके चश्मा बना होता है, ऐसे करके होता है। एक हम लोग चश्मे में केवल एक गिलास बना रहे हैं जाकर के, ऐसे करके चश्मा होता है जहां पर एक छोटा सा कर्व वैसे और होता है। ठीक है, तो इसका जो हाईली पार्ट है ये वाला पार्ट जो है ये आपका होता है कॉनकेव और ये वाला पार्ट कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। आई मीन ये सारी चीजें आपका दूर की चीजें देखने में काम करता है, ये फॉर साइड फॉर की चीजें देखने में काम करेगा और ये नियर की चीजें देखने में, यानी कि रीडिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखा होगा जैसे कि पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं वो मुनीम की टाइप के लोग जो होते हैं चश्मे यहाँ नाक पे लटकाए रहते हैं, फिर उन्हें जब अपना भाई खाता खोलना होता है, हिसाब किताब करना होता है तो चश्मे को लगा करके वो ऐसे करके देखने लगते हैं। तो यानी पास की चीजों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ रही है, और दूर की चीजें देखने के लिए कॉनकेव लेंसेज की जरूरत पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर प्रेसबायोपिया की बात कर रहे थे, यहाँ पर दोनों डिजीज एक साथ हो जाती है। इसको सही करने के लिए हम लोग एक बाईफोकस लेंस का यूज कर सकते हैं। बाईफोकस का मतलब एक लेंस ये और एक लेंस ये दो लेंसेज को मिला देंगे तो हमारा एक बाईफोकस लेंस बन जाएगा और इसका हम चश्मे को यूज कर सकते हैं, इस गॉगल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी डिसीज को दूर कर सकते हैं। एक डिसीज की और बात कर रहे थे जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे, तो उसको समझ लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है। तो सीधा सा मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको कलर्स नहीं दिखेंगे, बाकी सब कुछ दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, कलर नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, ये एक जेनेटिक्स डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। समझ रहे हैं? ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो ये होती कैसे है? तो आपको हम बताते हैं, जो आपकी ह्यूमन आई होती है, ये जो ह्यूमन आई होती है
इस आई में सेल्स होती हैं, आपको पता है। अब ये सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डिवाइड करते हैं कोन सेल, ठीक है, और एक डिवाइड करते हैं सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल तो जो कोन सेल होती है ये बेटा आपकी कलर सेंसिटिव होती है, ये आपकी कलर सेंसिटिव सेल होती हैं, और जो आपकी सिलेंड्रिकल सेल होती हैं ये लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस पे आपकी आंखों में से ये सेल खत्म हो जाती है, यानी कि कोन सेल आपकी आंखों पे प्रेजेंट नहीं होंगी, खत्म हो गई होंगी। खत्म होने वाला किसी हार्मोन्स की के कारण ये कम हो गई होंगी, जिसके कारण आप कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये पिंक है। ये कलर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कलर का नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में तो कोन सेल है ही नहीं, और ये कोन सेल अगर एक बार खत्म हो गई तो इनका कोई इलाज नहीं है। ये कोई अलग हार्मोन टाइप का नहीं है कि कोई मेडिसिन से हम लोग ये दोबारा रीजनरेट कर सकें या अलग से चढ़ा सकें। चढ़ा सकने का मतलब समझ रहे, जैसे हम लोग फ्लैटनेस, ब्लड, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये एक्सेट्रा सारी चीजों को हम लोग चढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोन सेल का कोई भी उपाय नहीं है। खत्म मतलब खत्म, आपका जीवन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाने का मतलब समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं। आपको केवल चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगी, जैसे कि नाइट विजन कैमरा होते हैं। नाइट विजन कैमरा में क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, पर्सन दिख रहा होता है, किस कलर का है वो नहीं दिखेगा, केवल ब्लैक एंड व्हाइट आइडेंटिफाई आप उसे कर पाओगे। लाइट सेंसिटिव सेल यानी कि जो सिलिंड्रिकल सेल है, अगर ये चली गई तो फिर तो जैसे हम कहते हैं आंखों की रोशनी चली जाना, तो फिर ये खत्म। क्योंकि लाइट सेंसिटिव है, जब लाइट ही नहीं जाएगी तो फिर उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। दूसरी चीज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कोन सेल के बारे में। जो कोन सेल होती हैं ये कलर सेंसिटिव होती हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे ये चेक खत्म हो जाएगी तो आपको दो कलर तो स्पेशली दिखेंगे ही ना, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जेनेटिक्स ही है, इनका कोई डिजीज नहीं कि आपसे आपके बेबी में भी जा सकते हैं, आपकी न्यू जनरेशन पे भी जा सकती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हमारे पिगमेंट क्लियर हो गए। अब यहाँ तक बात करी हम लोगों ने ह्यूमन आई की, अब बात करेंगे कलरफुल वर्ड की, ये कि सारे कलर्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं, जैसा कि अब हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे जाकर कि प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रिज्म कैसे काम करता है, प्रिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिज्म है, प्रिज्म का काम होता है लाइट को स्प्लिट करा देना। स्प्लिट किसको करा सकते हैं, जो पहले से 4-5 चीजों से मिलकर बना हो, कंसिस्ट हो हमारे पास। जैसे कि व्हाइट एक्शन से आने वाली लाइट हमारी एक तरह से व्हाइट लाइट होती है, जिसमें 7 कलर होते हैं। अब जैसे ही इसको एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म की एक रिफ्लेक्टेड सरफेस से हम लोग इंटर कराएंगे तो तुरंत ये स्प्लिट हो जाएगा, अपर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये 7 कलर को दे देगा। ये वही 7 कलर होते हैं जो आप रेनबो में देखते हैं, ठीक है। रेनबो पे 7 कलर का जो ऑर्डर होता है वो होता है विबग्योर फॉर्म पे, विबग्योर, VIBGYOR। यहां से कैंसिल की क्वेश्चन बनेगा, लिख लीजिए, बताऊंगा क्या है। देखिए, तो जैसे ही पहले तो प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम से बना हुआ, बॉन्डेड एट लीस्ट 2 लेटरल सरफेस है जो इंक्लाइन टू ईच अदर द सर्टेन एंगल, यानी कि दो झुके हुए इस एंगल से मिलकर एक सर्टेन एंगल पर मिलकर बनने वाले एक ट्रांसपेरेंट बॉन्डेड मीडियम को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं, जो कांच का बना होता है। और ध्यान रखिएगा, कांच का बना होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। कितना? 1.5। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइट बीम को इंसिडेंट कराएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए बात की है, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं दिखाई हुई है, अभी मैं आपको स्प्लिटिंग भी दिखा दूंगा। तो ये एक प्रिज्म हो गया, इस प्रिज्म का ये एंगल प्रिज्म हो गया। जैसे एक इंसिडेंट लाइट करेंगे, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है। जैसे आपको पता है कि ये आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल ड्रा किया हुआ है। तो जब कोई चीज रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड हो जाती है, बेंड होने के बाद नॉर्मल की ओर छू जाएगी।
ये हमारे इस डायरेक्शन में चली जाएगी, इस डायरेक्शन में जाने के बाद इसका सेकेंडरी सरफेस पे पड़ेगा। यहाँ से फिर से एक नॉर्मल हम लोग ने क्रिएट कर रखा है, इसका नाम दे दिया m और m डैश। अब इस बार ये क्या कर रहा है, ये देखिए पहले ये इंसिडेंट रे थी, इसके अंदर गई, ये अब रिफ्रैक्टेड रे बन गई। अब रिफ्रैक्टेड रे जब दूसरी रे पर इंसिडेंट हो रही है तो एयर में निकल रही है, एयर पे निकलने मतलब समझ रहे हैं, डेंसर से इस बार रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटती हुई चली जाएगी, उस रे को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो अब when the incident ray produce the forward and emergent ray produce the backward, so these ray are cut in at a point या intersect at a point D, तो point D पर मिलते हैं यहाँ करके। तो point D पर मिलने पर यानी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे को जहां पर एक दूसरे से ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनना होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस एंगल ऑफ डेविएशन को यहाँ D लिख दिया हुआ है, एक्चुअल पे क्रोनिकल डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि हम सीधा सा कह सकते हैं, ये फिनोमेना आपको करके नहीं दिखाया जा सकता है, इसके लिए आप हमारे प्रैक्टिकल लैब पे भी आ सकते हैं जहां पर ये फिनोमेना हम आपको करके दिखा सकते हैं और दिखाया भी जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं, लाइट को स्प्लिट करना, लाइट को अगर कंपोनेंट पे ब्रेक करने को फिनोमेना को इन लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब ये वाली लाइट है। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ड्यू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी फॉर कलर व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से पास होने पर सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो पास कराने के बाद ये अपने कलर पे बेंड हो जाती है। ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, अपने कंपोनेंट पे ब्रेक हो जाती है। तो ये आपने कंपोनेंट पे ब्रेक करके लाइट का एक स्पेक्ट्रम तैयार कर देना, ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पे आपकी जो वेवलेंथ होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आगे बनाएंगे जल्दी हम लोग। तो यहाँ पर ये सब उन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पर ये 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर का जो ऑर्डर होता है विब्यूर पे होता है, VIBGYUR। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे आपको क्रिएट कर रखा है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जब हम किसी चीज को स्प्लिट कर सकते हैं तो क्या उसको फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्पर्सन के लिए हम लोगों ने एक फर्स्ट प्रिज्म रखा हुआ है, सीधा प्रिज्म रखा है, इसे जैसे ही हम लोगों ने व्हाइट लाइट डाला इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद ये कंपोनेंट को अगर हम फिर से रिकंबाइन करने के लिए लेंस को हम लोग क्या करते हैं, फिर से उल्टा रख दें, तो उल्टा रखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा एक फिर से ये व्हाइट लाइट बन जाता है। ठीक है, ये व्हाइट लाइट बन जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें क्या होता है, दो लेंस को एक दूसरे का एड्स रखा जाता है, पहला लेंस स्प्लिट करता है, दूसरा लेंस रिकंबाइन कर देता है। पहला लेंस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करके कलर पे ब्रेक करता है, दूसरा लेंस इन कलर को फिर से कंसिस्ट करके फिर से व्हाइट लाइट पे कर देता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब क्या है, इसके बारे में देखते हैं, ये जो कंबाइंड हुआ है, ब्रेक हुआ है, ये कैसे क्या हुआ है, इसके लिए हम लोग एक चीज देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये 7 कलर पे ब्रेक हो रहा है, ये 7 कलर पे जब ब्रेक हो रहा है तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, VIBGYOR। ये 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आपको सारे कलर्स हैं। अब देखिए इनकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ क्या होती है, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सिमेट 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी 43, कहीं कहीं तो 4000 तक भी मिल जाएंगे। 4300 एंगस्ट्रॉम या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, जिसे वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, वो किससे होता है, R। ठीक है, लैम्डा जो R यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ है वो 78 है।
अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या होगा देखिए, पहला क्वेश्चन होगा मिनिमम बेंड ऑफ लाइट, जो सबसे ज्यादा डाइवर्ट होती है, मिनिमम डेविएशन एंगल की बात करें, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन की बात करें, देखिए हमारे पास एक ये प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ से अगर ये ऐसे लाइट गई और फिर ये ऐसे जाने के बाद हम लोगों ने 7 कलर के इसको ब्रेक कर दिया, नीचे वाला वॉलेट है, ये वाला रेड। तो हमें पता है जब इस लाइट को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर एक एंगल बनना होगा। तो देखिए सबसे कम लाइट कौन सी बेंड हुई है, तो देखिए ये हम अगर प्रिज्म ना होता तो हमारी लाइट ऐसे ही सीधी निकल जाती, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं निकली, ये बेंड हुई। तो सबसे कम डेविएशन यानी कि जो कम से सबसे कम विचलित हुई है, डेविएट हुई है, वो कौन सी है, रेड वाली, और सबसे जो ज्यादा डेविएट हुई है वो है वायलेट वाली। तो बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर के लिए होता है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन आपका वायलेट कलर के लिए होता है, सबसे कम ज्यादा डेविएशन होता है वो रेड कलर के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसी तरह देख रहे थे जैसे कि अभी 7 कलर के बारे में बात करते हैं, ये वेवलेंथ को भी हम आपको बता दे रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। देखिए वेवलेंथ के लिए मैंने एक आपको एक चार्ट बना रखा है, आ गया चार्ट है सर। ये देखिए जैसे ही सनलाइट आपकी प्रिज्म से जाएगी 7 कलर पे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, उन स्पेक्ट्रम का ऑर्डर लिखा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो उसको बारे में भी समझ सकते हैं। जैसे पहले रेडियो यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज। लेकिन जो हम लोग को काम करना है विजिबल लाइट पे काम करना है, वो ये 7 कलर है। ये 7 कलर पे देखिए कलर की कोडिंग हम लोगों ने की हुई है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाला जो है वो आपको दे रखा है। तो जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वेवलेंथ, यहाँ पर नैनोमीटर दिया होगा, तो नैनोमीटर को समझ लीजिए होता क्या है। पहले तो नैनोमीटर का भी मतलब समझ लेते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये नैनोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि 1 नैनो मीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर होता है, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको बताया था वो एंगस्ट्रॉम था, तो वो था 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। दो अलग अलग यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखिएगा जैसे कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो आपकी कितनी है, 700 यानी कि 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम से 78 तक जाती है। ऐसे आपको यहाँ पर एक मीडियम वैल्यू मिल रखी है, रेंज नहीं बताई गई है, और इसकी वैल्यू आपको बताई थी जो 4000 से 4300 तक जाती है, 4000 से एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बात वही है, चाहे आप नैनोमीटर लिख लीजिए चाहे एंगस्ट्रॉम लिखिए, एक पावर का अंतर आता है। ये आपकी वेवलेंथ होती है किसकी, स्पेक्ट्रम की, यानी कि जो आपका फॉर्मेट है जिसे हम लोग ब्रिग्योर के नाम से जानते हैं, BIBGYOR। तो यहाँ पर एक चीज और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा डेविएशन का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और दूर से लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बनेगा डेविएशन एंगल का, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा इसको करेंगे, किसे, डेल्टा। तो मिनिमम डेविएशन यानी कि जो सबसे कम है उसके लिए बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन किसका होता है, रेड कलर का मिनिमम होता है, और वॉयलेट कलर का मैक्सिमम होता है। पहला एमसीक्यू तो यहाँ समझ जाएगा। दूसरा एमसीक्यू जो आपका बनेगा, वो आपसे वेवलेंथ पूछेगा,
वेवलेंथ। तो डेविएशन जिसका मिनिमम होगा वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो 78 होगी किसकी, रेड कलर के लिए। और ये क्या हो गई, ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई। और अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें मिनिमम की भी तो 33 कह सकते हैं या 4000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ये किसके लिए होगा, ये वायलेट कलर के लिए होगा, इसकी क्या होगी मिनिमम। तो यहाँ से दो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अगर डेविएशन एंगल पूछेगा तो रेड का मिनिमम होगा, वायलेट का मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर वेवलेंथ पूछ दिया जाएगा तो वेवलेंथ के लिए क्या आ जाएगा, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और यही इसकी कलर कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ही हम लोग देखते हैं जितने भी डेंजर साइन वगैरह होते हैं वो सारे रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के होने का कारण क्या है, ये कलर फैलता कम है। ठीक है, तो फैलता क्या है वो भी आगे चल के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वगैरह वाले टॉपिक पर हम देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं, पूरा क्लियर किया जाए आगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो देखते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड जो लिया गया है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से लिया गया है, यानी कि लाइट को ट्रैप करके दूसरे मीडियम पे ना जाने दें, लाइट को ट्रैप करके दूसरे मीडियम पे ना जाने दें और हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम पे बार बार आती रहे। इस चीज को अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिकल के थ्रू। अभी मैं बना के दिखाऊंगा, फिलहाल बना भी हुआ है। तो पढ़ते हैं, देखिए है क्या लिखा हुआ है, when light travel from the denser medium to rare medium with the angle of incident greater than the critical angle, यानी कि जब कभी भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इंसिडेंट एंगल आपका किससे ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से। जब तक ये ज्यादा नहीं होगा, जब तक आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इसमें होगा क्या, when light travels from the denser medium to rare medium with the angle of incident greater than the critical angle, then the reflected ray instant emerges out again goes from the same medium, यानी कि वो ट्रैवल करके दूसरे मीडियम पे रिफ्लेक्ट करके दूसरे मीडियम पे नहीं जाएगी, वो हमें फिर से उसी मीडियम पे मिल जाएगी। यही फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, TIR कहलाता है। इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि लाइट हमेशा ट्रैवल करके आनी चाहिए, डेंसर से रेयर में आनी चाहिए, डेंसर से रेयर में आनी चाहिए। अगर रेयर टू डेंसर पे अगर ये फिनोमिना करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको TIR फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से यानी कि C से आपकी ज्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो एक तरह से 90 होती है। क्या होती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए, जैसा कि हमने आपको बनाया हुआ है, ये इसको चेंज करके हम लाते हैं आगे ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जब आपके पास ये देखिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका। देखिए, ये आपका वाटर फील लीजिए, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, फिलहाल वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता दिया गया है 1.33 है। ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ये आपका मीडियम कौन सा है, डेंसर। ये मीडियम कौन सा है, रेयर। यानी कि यहाँ पर जो भी मीडियम होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास होंगे, जिस कारण वो डेंसर है। तो यहाँ पर रेयर होगी यानी कि दूर। अच्छा, कौन से मीडियम डेंसर होते हैं, कौन से रेयर होते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग किसी लाइट को पास करा रहे हैं डेंसर टू रेयर, तभी हम लोग TIR फॉलो कर सकते हैं। अगर ये काम हम लोग ऊपर से कर रहे होते तो TIR फॉलो ना होता, क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रहे हैं। तो TIR को समझिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक ये क्वेश्चन जाता है। जैसे ये लाइट सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स, ये एक साथ 4 लाइटें नहीं निकल रही हैं। ये अलग अलग केस है कि पहले हम लोगों ने लाइट सोर्स यानी जो टॉर्च है उसको ऐसे किया तो हमारी सीधे निकल गई। सीधे निकलने का मतलब है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल की सीधे चली जाएगी, तो यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सीधे निकल जाएगी।
लेकिन जैसे ही हम लाइट को थोड़ा सा ऐसे बिल्ड करेंगे, यानी कि इस लाइट को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, तो जैसे ही हमने ये किया तो देखते हैं ये हमारा बन गया आई, ये बन गया आर। तो हमें पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी, चैप्टर पहले में पढ़ाया हुआ है, जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस चीज़ को कैसे पता करते हैं, देखिए दूर हट रही है ना, तभी तो एंगल बढ़ रहा है। इंसिडेंट एंगल कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 27, हमारा 27 ही हो जाएगा। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उस फॉर्मूले से निकालेंगे, स्नेल्स लॉ से निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। फिलहाल हमें पता है कि जो आई है वो, उसके लिए जो आर की वैल्यू है ये ग्रेट होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, देखिए इसको और बेंड किया, यानी कि जब हम लोगों ने पहले इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 20 रखी थी, तब आर की वैल्यू 27 आई थी। जब ये हम लोगों ने वैल्यू और बढ़ा दी, तब देखिए आर की वैल्यू बढ़ के 42 हो गई। फिर ये केस हम लोग अप्लाई करते रहे और इंसिडेंट की वैल्यू को जो 30 आई थी इसको बढ़ा करके इस बार 40 किया, तो हमारी रिफ्लेक्टेड यानी कि आर की वैल्यू 50 हो गई। इसको और बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि ये 40 से भी हम लोगों ने ऊपर कर दिया, तो जो हमारी आर की वैल्यू थी वो कितनी हो गई 90। जैसे ये वैल्यू 90 होती है, अब आप इसको रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि आर नहीं कह सकते, एक्चुअल पे इस समय जब आर की वैल्यू 90 हो जाती है तब ये आर बन जाता है आपका सी, यानी ये वाला एंगल आपका बन जाएगा आई सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। ये क्रिटिकल की बात हो जाएगी, ये क्रिटिकल की बात कर देंगे, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल की बात कर देंगे। कब, जब इंसिडेंट एंगल एक ऐसा स्पेसिफिक एंगल हो जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 हो जाए, उस समय हम लोग इसे इंसिडेंट एंगल नहीं कहते, इसे बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। इसकी डिफिनेशन आपको पहले टॉपिक पे यानी कि चैप्टर फर्स्ट में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाले में मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू को जो 40 से बढ़ा करके हम लोगों ने किया था जब क्रिटिकल बनाया, अब इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। तो देखिए इस बार हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 40 से बढ़कर के 60 हो गई। तो अब इसके पास देखिए हो क्या रहा था उतनी देर से, जैसे ये वैल्यू बढ़ा रहे थे ये लाइट हमारी दूर जाना स्टार्ट कर रही थी, दूर जाना स्टार्ट कर रही थी। तो जैसे ही 90 पे आई, तब तो 90 पे आने पर ये अपने मैक्सिमम पे हो गई, अब तो दूर जा नहीं सकती है। अब दूर नहीं जा सकती तो जैसे ही ये जाएगी ये रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम पे दोबारा आ जाएगी, उसी मीडियम पे क्या जाएगी, दोबारा आ गई, ठीक है, दोबारा आ गई। जैसे ही दोबारा आ गई तो क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सरफेस भले ही आपका ट्रांसपेरेंट था, लेकिन लाइट अब ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही रीजन होता है आपका रैम्बो बनते समय, रैम्बो में भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसको घर पे कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए देखिए एक हम आपको सेटअप बता रहे हैं, उस सेटअप पे काम करेंगे तो ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। कैसे बताते हैं, इसके सेटअप के लिए आपको थोड़ा सा कुछ करना होगा, तो थोड़ा सा क्या होगा वो आपको बता देते हैं। चलिए इसको उठाते हैं। फिश एक्वेरियम होता है, फिश एक्वेरियम लीजिए, ये हमने फिश एक्वेरियम ले लिया, छोटा बना दीजिए इसको, ये छोटा बना, ये एक फिश एक्वेरियम लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी भर देना है इसमें, ठीक है। ये हम लोगों ने सपोज करते हैं पूरा हमारा वाटर से फिल करा दिया। अब अगर हम लोग एक लाइट को ऐसे डालें, यहां से ये लाइट हमारी गई और TIR करा दिया, तो ये बार बार अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी ऐसे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से बढ़ा, इंसिडेंट एंगल जो है IC से हम लोगों ने क्या हुआ है, ग्रेटर कर दिया है, बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब ये इसकी एक खासियत और भी होती है, एक केस अगर हम यहाँ से एक होल कर दें, यहाँ से एक होल कर दें, अगर होल करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि हमारा जो पानी होगा यहाँ से ये वाटर पानी होने लगेगी, यही क्यों आ गया, यहाँ से ऐसे से पानी गिरने लगेगा, पानी ऐसे गिरेगा, एक स्टीम बन जाएगी। तो भैया जो आपकी लाइट इसके अंदर है वो भी लाइट भी हमारी इसी के अंदर ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी,
बल्कि लाइट भी हमारी ऐसे 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 करते निकलेगी। ये भी PIR का फिनोमिना है, यानी कि लाइट अब हमारी वाटर के अंदर ट्रैप हो चुकी है। जैसे ही स्ट्रीम चेंज होगी वैसे ही लाइट चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, इसका क्यों बनाया गया, देखिए इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी भी लाइट को बिना सोर्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए, ठीक है, बिना सोर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए और लाइट हम वहां तक पहुंचा दें, तो बिना एनर्जी के लॉस के भी हम लोग इसे कर सकते हैं। इसे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका एक ऑप्टिकल फाइबर पे भी मिल जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपने देखा होगा जैसे कि आपके जो बॉडी की सर्जरी होती है, एंडोस्कोपी वगैरह होती है, तो डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर एक वायर टाइप का कैमरा टाइप का डालते हैं, तो कैमरे के अंदर लाइट उन्हें भेजनी होती है, तो लाइट को बाहर से ही भेजा जाता है। उसमें होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक तरह से फाइबर एक ट्यूब होती है, ठीक है। जैसे ही लाइट इसके अंदर हम डालेंगे तो उसकी लाइट बार बार अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये आपको मिलेगी कहाँ, इसके लिए आपको मम्मी से बच के एक चोरी करनी होगी। वो चोरी कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ करनी होगी, आपके घर में वाईफाई सेटअप लगा होगा, वाईफाई सेटअप पे जो आपका वायर आया होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। तो आप अगर उस वायर को निकाल ले, जुगाड़ है ये, समझ तो मारे जाओगे। अगर आप उसे निकाल लेते हैं, निकालने के बाद अगर उस ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर अगर आप टॉर्च करते हैं तो दूसरे एंड पे आपको लाइट दिखेगी, भले ही उसके वायर के हम लोग कर्व ऐसे 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 कितने भी कर रहे हैं, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होता। जो कह रहे थे कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये उसको दिखा देना कि लाइट को हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उससे बोलिए लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइट कहाँ, जब ओपन मीडियम है, एयर है, तब तो लाइट आपकी सीधी जाएगी। लेकिन अगर लाइट को बेंड करना है तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लोग बेंड कर सकते हैं। यही फिनोमिना हमारा किसका था, TIR का फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने देखो लाइट को ट्रैप किया हुआ है, ये ऑप्टिकल फाइबर का एक पीस दिया हुआ है जहां पर हमने लाइट को ट्रैप किया होगी। ये है भले ही ट्रांसपेरेंट, फिर भी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करके ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि बार बार लाइट हमारी ट्रैप हो रही है। ट्रैप होने वाला भी TIR का ही एग्जांपल है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो रैम्बो। तो रैम्बो क्या है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। ये हमेशा कब होता है, जब हमारी बारिश हो रही होती है, एक तरफ बारिश हो रही होती है, दूसरी तरफ हमारा धूप निकली हो, तो धूप निकलने पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक प्रिज्म का काम करती है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, एक प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म के काम करने के बाद वही फिनोमिना जो हमारा प्रिज्म कर रहा होता है, वही अगर एटमॉस्फेयर के कारण हो जाता है तो इसे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसे रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, रमन इफेक्ट। रमन जानते हैं ना, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। इंडियन ये इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी, ये नोबेल प्राइज भी ले चुकी हैं आपकी, ठीक है। आज इनके मन में क्वेश्चन आया करते थे जैसे कि ये आकाश ब्लू क्यों होता है, ठीक है, समुद्र का पानी नीला ही क्यों दिखाई देता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इनके मन में, ये क्रिएटिव थे बड़ा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इनके मन में आते थे। तो ये अपने टीचर से भी पूछा करते थे, लेकिन जब तक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज हुई नहीं थी तो टीचर इनको क्या आंसर दे, ठीक है। तो टीचर इन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, तो सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे तो ये सोचा करते थे, अपने ही स्टडी किया करते थे। बाद में जाकर के इन्होंने इतनी भयंकर स्टडी की कि इन्होंने एक प्रिंसिपल ही क्रिएट कर दिया, पूरा एकदम यूनिक फिनोमिना ही दे दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इन्होंने बताया कि जैसे ही हमारे सन से आने वाली जो लाइट होती है, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह होती हैं, ये प्रिज्म का ही काम करती हैं और ऊपर ही ऊपर ये क्या कर देती है, लाइट को कंपोनेंट पर, अपने अदर कंपोनेंट पर ब्रेक कर देती है, स्कैटरिंग करा देती हैं। और इसी से कारण होता है रेड कलर की कंसिस्टेंसी कम होती है तो रेड कलर ज्यादा नहीं फैल पाता है, ब्लू कलर की वीकनेस होती है क्योंकि वेवलेंथ कम होती है, ये कलर ज्यादा फैल जाता है, जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा दिखेगा। यही रीजन है कि क्या है, यही रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टर वगैरह वगैरह ये होता है, जो हम लोग आगे के टॉपिक्स पे कवर करने वाले हैं।
ठीक है, तो अब हम लोग रेनबो के बारे में देख रहे थे। रेनबो का फिनोमेना क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण होता है। जब हम रेनबो बनता किधर है, एक ध्यान रखिएगा, जिस तरफ सन होगा उसके जस्ट अगेन डायरेक्शन पर ही हमेशा रेनबो बनेगा। यानी कि बारिश हुई हो, बारिश के तुरंत बाद हल्की सी धूप निकल आई हो और ये रेनबो हमें देखने को मिल जाएगा। ये देखने को क्या मिलेगा? तो सपोज करो सन अगर इधर है तो रेनबो हमारा उसके अगेंस्ट यानी कि जस्ट 180 पर रेनबो बनना होगा, वहां पर हमें स्कैटरिंग हो रही होगी। ठीक है, अब ये होता कैसे है? रेनबो में 7 कलर होते हैं। 7 कलर के बाद हम देखते हैं होता कैसा है। वाटर ड्रॉपलेट्स को होता है, जैसे कि आपने देखा कि इधर से पानी गिरा, ठीक है, पानी गिरने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, एक वो हमने जूम किए। सन से आने वाली लाइट क्या हुई? इसने एक प्रिज्म का काम किया। ये कलर अब बाहर ना जा करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसने क्या किया? बाहर कर दिया। तो जैसे ही व्हाइट लाइट अंदर आई, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर आई, अब इसने क्या किया? स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने पर ये दो कलर दिखाए, बीच में सारे कलर्स होंगे, ठीक है, बीच में सारे कलर्स होंगे। अब इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर ऑब्जेक्ट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया और हमें जो ऑब्जर्वेशन है यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसे ये सब फिनोमेना एक रेनबो के शेप में दिख गया। इसे रेनबो ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। रेनबो कुछ ऐसे करके बना होता है, जैसे कि छोटे भी हम लोग बनाते थे। ठीक है, अभी होता क्या है इसको देख लेते हैं। नेचर स्पेक्ट्रम, ठीक है, नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के कारण जो हमारा डिस्पर्सन हुआ है, ठीक है, वो हमारा सब यहीं पर बता दिया गया है, इसी कारण हमारा होता है। उसके बाद बताया गया वाटर ड्रॉपलेट एक्ट, ठीक है, ऐसा स्मॉल प्रिज्म, जैसा कि बताया है वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो हमारी एक स्मॉल प्रिज्म का काम करती हैं। प्रिज्म का काम क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रिज्म का काम क्यों? ये रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, ये 7 कलर लोग देख चुके थे। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ये देखते हैं। एक तरह का है रिफ्लेक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ही एग्जांपल्स में आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो काम प्रिज्म कर रहा है वही काम नेचर कर रही है। सीधा सा कहने का मतलब है कि जब आपके ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को स्कैटर्ड फैला देता हो, हर डायरेक्शन पर डस्ट पार्टिकल आपको फैला देते हो, तो देखते हैं अब फैलने के लिए ब्लू कलर्स की वेवलेंथ क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए ब्लू कलर फैल जाता है, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था। इसी कारण हमारा जो आकाश वगैरह है, स्काई वगैरह है, वो ब्लू दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। उसके बाद देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टिंडल इफेक्ट देखिए जैसे कि धूप वगैरह आ रही होती है, ठीक है, तो अब ये पेड़ पौधों से स्प्लिट करके फिल्टर होकर के जो धूप निकलती है, इस तरह से जो लाइट आती है, ये हमारे टिंडल्स पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स भी कोलाइड करने लगते हैं। दैट इज लाइक एस वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक टॉपिक होता है। वेव फ्रंट में क्या होता है? जैसे कि कोई लाइट आपके घर वगैरह से आ रही है, सपोज करें हमारे वॉल के उस तरफ सन है और सन यहाँ पे के होल किया हुआ है, होल करने के बाद ऐसे लाइट हमारी आ रही है, तो एक बीम आपको दिख रही होगी आती हुई, उस लाइट बीम दिख रही होगी, लाइट में छोटे-छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो भी आपको चमकते हुए दिख रहे होंगे। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। Tyndall effect, the earth atmosphere is the heterogeneous mixture in a minute particle, smoke, teeny water droplets, air, etc. इसके कारण अगर हमारी लाइट क्या हो रही हो? स्कैटर्ड हो रही हो, फैल रही हो, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जैसे कि स्कैटर दिखा दिया हमने स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग के कारण हम लोग देखते हैं स्काई कलर वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आकाश। आकाश नीला होता है, मेरा भी नाम आकाश है लेकिन मैं काला हूँ। ठीक है, ये नीला है, तो हम लोग किस वाले आकाश की बात कर रहे हैं? खुद की लिए। ठीक है, पता है कलाकार फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डू स्काई अपीयर्स ब्लू। अपीयर्स का मतलब दिखाई देना, फील होना। ठीक है, हमें कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है वो मैंने आपको बताया। एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण आपकी जो सन से आने वाली जो लाइट होती है वो आपके एटमॉस्फेयर पे जो प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, टेनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक पार्टिकल, उनके कारण लाइट हमारी फिल्टर हो जाती है। फिल्टर होने के कारण हमारी कलर कंपोनेंट पे ब्रेक हो जाता है, विब्रियोर के फॉर्म पे ब्रेक हो जाता है। विब्रियोर के फॉर्म पर ब्रेक होते समय जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है
और वेवलेंथ जब कम होती है तो उसको हम लोग आसानी से फैला सकते हैं, स्प्लिट करा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्प्लिट कौन सी कलर हो जाती है? ब्लू कलर हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं ये क्या है? ब्लू कलर का ऐसे आकाश में दिखाई देता है। लेकिन अगर इसी को हम स्पेस से देखें जा करके तो स्पेस से आकाश फिर मेरे जैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है, स्पेस से आकाश आपको कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में आपका एटमॉस्फेयर नहीं ना। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो इसके आगे ठीक है। अब जैसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ एटमॉस्फेयर, देखा अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ के चारों ओर ही क्यों है? ठीक है, इसका कारण क्या है? हमारे अर्थ के पास में ही क्यों है, दूसरे प्लेनेट पर क्यों नहीं है, या फिर है तो हमारे प्लेनेट पे जो है क्यों है, इसका रीजन। अब हम आपको रीजन इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन टिक करके कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि एटमॉस्फेयर का जो रीजन है होल्ड करने का हमारे अर्थ के चारों ओर वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चार में से कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो हमें एटमॉस्फेयर को होल्ड करा रहा होगा हमारे अर्थ के चारों ओर। कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं आकर के कि जैसे ही हमारे देखिए सनलाइट आई तो सनलाइट से यहाँ तक की बात करें, यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर नहीं, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है। लेकिन जैसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर में पहुंचे जाकर के अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं कि छोटे छोटे से पार्टिकल सनलाइट आई है इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं। स्प्लिट करने के बाद देखिए सबसे ज्यादा जो सबसे वीक वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की है। ब्लू कलर की वेवलेंथ होने के कारण इसने क्या किया? फैला दिया। तो देखिए ब्लू कलर जब सारी तरफ फैल गया तो जो हमारा स्पेस होगा, स्पेस यानी कि जो स्काई होगा वो हमें, जो स्काई होगा वो कैसा दिखाई देगा? वो हमें ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ब्लू कलर की लाइट जो फैल जाएगी और हमें आकाश कैसा दिखाई दे रहा होगा? हमें ब्लू कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका रीजन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए मैंने बता भी दिया है ब्लू लाइट, ब्लू को ब्लू कलर से ही लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर, यानी कि जो ब्लू लाइट है वो दूसरे कलर के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्कैटर्ड होती है। इट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। क्यों होती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी है? छोटी है। छोटी का मतलब कम वेवलेंथ कितनी है? 4000 से लेकर के 43 यानी 4000 से लेकर के 4300 एंगस्ट्रॉम तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? टीनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कैन स्कैटर्ड ओनली द शॉर्टर वेवलेंथ। और जो ये छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं ये बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, छोटे वेवलेंथ वीक वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं और वीक वेवलेंथ ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं। यही कारण है कि जो हमारा आसपास का यानी कि स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है। तो आपको भी पता है जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पार्टिकल की जगह जो छोटे लोग होते हैं वो वीक लोग को ही परेशान करते हैं। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपको जो छोटे लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें स्ट्रांग रहना है ताकि हमें कोई छोटे छोटे जो लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तो फिलहाल यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स कौन से होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स जैसे स्मोक पार्टिकल्स हो गए, ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गए, वो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करती हैं और यही रीजन है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए ये आपको ऑर्डर बना दिया गया विजिबल रेज का। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है आपके? ये सन है। अब सन पर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश? रेडिश वर्ड का मतलब रेड से है। ठीक है, ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सन और सनराइज या सनसेट हो रहा होता है, जब सन हमारा सनराइज या सनसेट हो रहा होता है तो रेडिश क्यों होता है? रेड ही क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी कारण हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। क्योंकि जिस समय सन निकल रहा होता है, ठीक है, जैसा डूब रहा होता है उस समय जो हमारे प्लेनेट पर ये जो ऑब्जर्वर है वो ग्रेटर, उसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड ऑब्जर्वर इज द 2 मोल। ठीक है, व्हेन सनसेट एंड सनराइज टाइम पर उस समय
सनराइज और सन के टाइम पर ज्यादा होती है। इस कारण हमें पता है रेड कलर ही हमारा दूर से दिखा है, क्योंकि ये तो स्कैटर्ड हो गया ना, तो ये दूसरी कलर की जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो दूर तक नहीं जा पाएंगी। तो दूर तक वेवलेंथ कौन जा पाएंगी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? ब्लू कलर की ज्यादा है। अगर वेवलेंथ येलो कलर की ज्यादा होती तो येलो दिखता, रेड कलर की ज्यादा है इसलिए रेड दिख रहा है। रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है? अभी आपको बताया है 7800 एंगस्ट्रॉम टू 70,000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, यही कारण होता है क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वर और सन है इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हमारी जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये भी स्कैटर्ड सारी हो रही है, लेकिन ये दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती है। दूर तक ट्रैवल केवल रेड वाली कर सकती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। यही रीजन है कि हमें सनराइज और सनसेट के समय पर सन रेडिश दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, जिसको मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इस चीज को देखिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा हुआ है लाइट रे हैव टू ट्रैवल a large part of atmosphere because they are very close to horizon। ठीक है, therefore horizon मतलब बहुत ज्यादा दूर होता है, यहाँ horizontal की बात कर रहे हैं। therefore light other than red is most scattered। इसीलिए जो रेड कलर की लाइट है वो हमारी ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है स्कैटर्ड के बाद। अब मिड डे की बात करते हैं। मिड डे यानी कि हमारे पास ये सबसे पास की डिस्टेंस होती है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्थ टू सन की कब होती है? मिड डे पर, और ज्यादा कब होती है? सनराइज एंड सनसेट पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया। क्या क्वेश्चन है कि सनराइज और सनसेट के समय पर डिस्टेंस ज्यादा होती है कि मिड डे पर? ध्यान रखिएगा, सनराइज एंड सनसेट के समय पर डिस्टेंस हमारी ज्यादा होती है। किससे? ऑब्जर्वर या फिर अर्थ टू सन के बीच की। ठीक है, अब रेड कलर देखो यहाँ पर आया, व्हाई डेंजर सिग्नल आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर। हमें पता है खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं। खतरे के सिग्नल लाल इसलिए होते हैं भैया क्योंकि हमें पता है, अभी हम पीरियड से आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी समझ चुके होंगे कि जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन अदर वेवलेंथ, दूसरे कलर से ज्यादा होती है, जिस कारण ये स्कैटर्ड होता है और दूर से आइडेंटिफाई किया जा सके और दूर तक देखा जा सके। देखिए अगर छोटा सा एक बल्ब अगर हम लोग यहाँ पे आपको लगा दें, जैसा कि हमारे यहाँ लगा हुआ है, एक छोटा सा बल्ब अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये दूर से देखा जा सकता है। लेकिन अगर इसी जगह पर इसी पावर का कोई अदर कलर का बल्ब लगा दे तो इतना ज्यादा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग ज्यादा है, इसकी लाइट फैल ज्यादा रही है। ठीक है, जो ज्यादा फैलेगी वो दूर से खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल इसके लिए अगर ऐसे हम आपकी बात कर दें, आप ऐसे हाथ करिए और दो पानी की सेम अमाउंट की ड्रॉपलेट्स ले लीजिए, एक ड्रॉपलेट्स को ऐसे करके फैला दीजिए और दूसरे को ऐसे रखने दीजिए। देखिए सबसे पहले खत्म कौन सी होगी? जो ज्यादा फैलेगी वो ज्यादा खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि हमारी जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज के कारण ये ज्यादा स्पीड हो जाती है, ज्यादा फैलती है, तो जिसे दूर से ज्यादा हम लोग अपीयर नहीं कर सकते, दूर से नहीं देख सकते। लेकिन जो रेड कलर की वेवलेंथ स्ट्रॉन्गर होती है, इसीलिए इसे हम दूर से देख सकते हैं। और डेजर्ट साइड को दूर से देखने का रीजन जो सही बनाया गया है कि जो हमारी आंखें हैं वो रेड कलर को सबसे पहले इंडिकेट करती हैं। इंडिकेट करने के साथ साथ ये दूर से देखा जा सकता है, दूर से देखने के लिए अलर्ट साइन का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग सजग हो सके, सावधान हो सके। तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी डीजे लाइट नहीं है, ठीक है, इसे डीजे लाइट मत समझिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है व्हाई डू स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि स्टार क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों चमकते हैं, तारे क्यों चमकते हैं और प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं। तो उसका रीजन समझते हैं। उसका रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखिए पहली बात तो स्टार आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और प्लैनेट आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हो, जो खुद की लाइट इमिट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मून आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सन आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है, स्टार आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है।
सन के पास खुद की लाइट है लेकिन मून के पास खुद की लाइट नहीं है। मून चमकदार क्यों दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के कारण, ठीक है, यही रीजन है। तो देखते हैं जैसे कि स्टार से जब कोई लाइट आती है तो हमें पता है कि हमारे अर्थ में आने से पहले उसे बहुत सारी अलग अलग डेंसिटी के मीडियम से ट्रैवल करना पड़ता है। और आप जानते हैं जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही देखिए सन से लाइट आपके यहाँ तक आई, उसके बाद ये वाले मीडियम से इस वाले मीडियम में गई, लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मीडियम से इसमें गई, फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इस मीडियम से इस मीडियम में गई, फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इस मीडियम से इस मीडियम में गई, फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो लाइट बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसको आपको हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप के रिस्पेक्ट में समझाते हैं। आप देख रहे थे जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे सन से आने वाली जो लाइट होती है, स्टार से आने वाली लाइट होती है, एटमॉस्फेयर पे आती है तो लगातार रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो देखो किस तरह से होती है, मैंने आपको छोटा सा एनिमेटेड टाइप का कुछ बना के दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे ही हमारी कोई स्टार लाइट आई, एटमॉस्फेयर पे आई, तो देख रहे हैं उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम मिल रहे हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अलग अलग होने का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा और लाइट लगातार हमारी क्या हो रही? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करते हैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसे जो ऊपर अपीयर हो रहा होगा वो लगातार क्या हो रहा होगा? हिलता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि उसे ट्विंकलिंग दिख रहा होगा, स्टार चमक रहा होगा, ठीक है, टिमटिमा रहा होगा। यही रीजन होता है स्टार के टिमटिमाने का। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि लाइट बार बार हमारी ऐसे हो रही, कहीं ऐसे हो रही, कहीं ऐसे हो रही, कहीं ऐसे हो रही। यही कारण है हमारा कि हमें जो स्टार हैं वो ट्विंकल दिखाई देते हैं, यानी कि टमटमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हम इसके आगे दूसरी चीज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि जहां पर हमें स्टार दिख रहा होता है वहां पर स्टार होता ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन स्टार के नीचे होती है, हमें दिखती कहां है? ऊपर, क्योंकि रिफ्रैक्शन लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight, ठीक है, यानी कि स्टार लाइट के कारण जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही आपकी एक स्टार लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है, अंडर गोज रिफ्लेक्टेड कॉन्टिन्यूअसली, और लगातार रिफ्लेक्शन होता रहता है बिफोर इट रीच द अर्थ, अर्थ में आने के पहले ही हमारा रिफ्लेक्शन होता ही रहता है। फिर देखिए, इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज या ऑब्जर्वर आईज इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, और ये हमें लगातार हिलती डुलती यानी कि कम ज्यादा होती दिखाई देती है, ठीक है। एंड द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट, यही कारण है कि लगातार हमारी आंखों को स्टार टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये एक्चुअल पोजीशन पर नहीं होंगे, हमेशा जहां पे दिख होंगे उसके ऊपर ही दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब मेरा ये है जहां पर आपको स्टार दिख रहा है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, उसके बिलो थोड़ा सा नीचे हमारे स्टार होंगे। तो लिखा हुआ है therefore the appears the position of star is slightly the different from the actual position, यानी कि जहां पर हमें स्टार दिख रहे होते हैं वहां पर नहीं होते हैं, उससे डिफरेंट जगह पर होते हैं। क्यों होते हैं? the star appear to slightly higher than the actual position when viewed near the horizontal, यानी जब हम हॉरिजॉन्टल से अर्थ से स्टार को देख रहे होंगे तो अर्थ स्टार जो हमें यहां दिख रहे होंगे लेकिन उनकी पोजीशन यहां होगी। क्यों? क्योंकि यहां से जब हमारी बार-बार लाइट आ रही होगी तो वो एटमॉस्फेयर पे एंटर करते हैं, अर्थ एटमॉस्फेरिक पे एंटर करते ही लाइट कंटीन्यूअसली रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जिसके कारण हमें स्टार ट्विंकल दिखाई दे रहे होंगे और अपनी पोजीशन पर नहीं दिख रहे होंगे बल्कि उससे ऊपर दिख रहे होंगे। यही रीजन है स्टार का ऊपर होना। यही काम है हमारे पास सन के लिए बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया हुआ है
What is the reason behind 2 minutes early sunrise and 2 minute delay sunset? यानी कि कहने का मतलब है कि इस ऑब्जर्वर को, ये जो छोटा भीम बना हुआ है, कार्टून बनाया हुआ है, इसको सनराइज के पहले 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझते हैं। ठीक है, ये देखिए आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर द लाइट कमिंग फ्रॉम द ट्रेवल फ्रॉम द लेस डेंसर टू मोर डेंसर एयर रिफ्रैक्शन डाउनवर्ड। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, जब आपको सन यहाँ पर होगा तो ये अपनी लाइट को फैला रहा होगा, इमिट कर रहा होगा, जिसके कारण लाइट स्कैटर्ड हो रही होगी, और स्कैटर्ड के कारण हमने अभी आपको जैसे स्टार वाली कंडीशन पे बताया था कि हमें हर वो चीज़ जो टिमटिमा रही होती है, चमक रही होती है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर दिखती है। तो जैसे ही आपका अभी देखिए पोजीशन के हिसाब से तो अर्थ हमारा सनराइज हुआ ही नहीं है, सनराइज हुआ नहीं, फिर भी हमको 2 मिनट पहले दिख रहा है, क्योंकि हमें वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखता है, और एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखने के कारण हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। अब दूसरा सनसेट के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो जब डूब जाएगा तो भी हमें 2 मिनट ऊपर वाला सीन ही दिखता रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। कलरफुल वर्ड ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से फिनिश किया हुआ है और उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। ऐसे ही दूसरे चैप्टर के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वर्चुअल क्लास के लिए आप विजिट करें हमारे साथी अकेडमी पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।